हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 क्रिसमस पे रिलीज हुई मलयालम सुपरनैचुरल ड्रामेडी मूवी सर्वम माया का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं अखिल साथियन। सर्वम माया मतलब सब माया है, यानी सब कुछ इल्यूजन है। इस मूवी की एंडिंग को लेके सबके मन में कई सवाल हैं, तो इस वीडियो में सबको जवाब मिल जाएंगे। और अब आप इस मूवी को हिंदी में भी देख सकते हो जियो हॉटस्टार पर। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है प्रभेंदु नाम के एक स्ट्रगलिंग गिटारिस्ट की, जो कि वैसे तो केरल की एक ब्राह्मण प्रीस्ट फैमिली से आता है, मगर अपनी माँ की मौत के बाद एक एथीस्ट बन चुका है, यानी अब गॉड पे यकीन नहीं करता। इसलिए जो फैमिली का ट्रेडिशनल काम है पूजा पाठ वाला, उससे भी दूरी बना चुका है। इसके पिताजी और बड़े भाई का बहुत नाम है, देश भर में और देश के बाहर भी वो पूजा करने जाते हैं, लेकिन ये अब उनसे कोई बोलचाल नहीं रखता, खासकर अपने पिताजी से। 19 साल तक इसने पूरी दीक्षा ली थी, फिर उसके बाद से सब कुछ छोड़ दिया। अब ये एज अ गिटारिस्ट ही अपना करियर बनाना चाहता है, जिसके लिए एक छोटे से म्यूजिकल ग्रुप में काम कर रहा है। उस म्यूजिकल ग्रुप को यूरोप में एक शो मिला है, पर दिक्कत ये हो गई कि पूरे ग्रुप में से सिर्फ प्रभेंदु का वीजा नहीं लगा। जो ऑर्गेनाइजर है उसने बताया कि एक इन्वेस्टर पीछे हट गया है, जिसकी वजह से अब एक बंदे को निकालना होगा, इसलिए अब हमें गिटारिस्ट की जरूरत नहीं है। तो पूरा ग्रुप तो जा रहा है प्रभेंदु को छोड़ के, जो कि प्रभेंदु पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वो मूवीज के लिए भी रिकॉर्डिंग्स करता है स्टूडियो में जाकर, फिर भी उसके बिना ही जाना पड़ेगा। ग्रुप के मैनेजर ने उसे समझाया कि शायद ये तुम्हारे भले के लिए है। प्रभेंदु के पिताजी का 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके लिए बड़ा भाई उसे बुला रहा है, पर अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैनेजर का यही कहना है कि तुम आराम से अपने घर जाओ और थोड़ा टाइम अपने परिवार के साथ बिताओ। परिवार के साथ उसे कोई टाइम नहीं बिताना, पर मजबूरी यह है कि उसके पास गुजारे लायक पैसे नहीं है। चाहता तो नहीं है, फिर भी घर उसे जाना ही पड़ेगा। अगले दिन ग्रुप निकल गया टूर पे, और ऐंठ दिखाते हुए प्रभेंदु पहुंच गया अपने होम टाउन में। घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे, मंत्री लोग फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन प्रभेंदु सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हुआ, बल्कि पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस गया। और पीछे उसे मिला उसका डॉग पप्पू और उनकी हाउस हेल्प तुलसी दीदी। प्रभेंदु की माँ कई साल पहले पप्पू को मंदिर के पीछे से लेकर आई थी, और माँ के जाने के बाद से ही पप्पू बहुत उदास रहने लगा, सेम प्रभेंदु की तरह। घर के अंदर जाके प्रभेंदु अपने बड़े पापा से मिला, जो उसे देखकर बहुत खुश थे। फिर बड़ा भाई भी उससे मिलने आया, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, उसे केन्या की फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए वो जल्दबाजी में निकल गया। फिर प्रभेंदु भी अपने रूम में जाकर सेटल हो गया, जहां पे उसका पुराना गिटार भी रखा हुआ था, लेकिन वो अपने पिताजी से नहीं मिला। रात को पहुंचा अपनी बुआ के घर, बुआ के लड़के रुपेश से मिलने। रुपेश भी पूजा ही करता है और फिलहाल अपने लिए नया असिस्टेंट ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका जो मौजूदा असिस्टेंट है श्री कुट्टन, वो बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए रुपेश उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। और प्रभेंदु के आने से उसकी मुश्किल हल हो गई। प्रभेंदु उससे किसी जॉब के बारे में पूछ ही रहा था, तो उसने बोल दिया कि मेरे पास लग जाओ, लेकिन प्रभेंदु ने मना कर दिया, क्योंकि जब वो भगवान पे विश्वास ही नहीं करता तो पूजा किस नाम की करेगा। रुपेश उससे पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है हम कल भी जिंदा रहेंगे? प्रभेंदु कहता है कि वो तो किस्मत की बात है। तो रुपेश कहता है, फिर उसी किस्मत को भगवान मान लो ना। मगर प्रभेंदु के मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। दोनों मंदिर के तालाब में थे, और वहीं पास में कुछ नशेड़ी लड़के सामान बेच रहे थे। रुपेश उन्हें भगाने गया तो उल्टा उन्होंने ही रुपेश को भगा दिया मार पीट कर, और रुपेश का हाल देखकर प्रभेंदु भी दूर से ही निकल दिया। अगले दिन वो अपने दोस्त फैजल के स्टूडियो पहुंचा एक गाने के लिए गिटार रिकॉर्ड करने, लेकिन वहां भी उसे कैश पेमेंट नहीं मिली। पर फैजल ने उसे हौसला दिया कि मुंबई से बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर विराज त्रिवेदी केरल से नए इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट को ढूंढ रहे हैं। उनकी मैनेजर एक मलयाली लड़की है, साथ दिया, जिससे फैजल की बात हो रही है, और फैजल ने उसे प्रभेंदु का काम भेज दिया है। अगर विराज त्रिवेदी को पसंद आया तो जल्दी मौका मिलेगा। लेकिन प्रभेंदु को जरा भी होप नहीं है कि कुछ भी होगा। जेब में उसकी पैसे नहीं है, और मांगने में उसे शर्म आती है। बड़े पापा से मांगे तो उन्होंने बोला कि जाके अपने पिताजी से मांगो। पिताजी से बात तो करता नहीं, पर मजबूरी में पैसे मांगने जरूर चला गया, मगर सीधे मुंह नहीं मांग पाया, इसलिए मिले भी नहीं। फिर से खाली हाथ रह गया। ऐसे तो गुजारा होने वाला नहीं था, इसलिए उसने रुपेश का असिस्टेंट बनने के लिए हाँ कर दी। बड़े पापा से मोटिवेशन लेकर उसने फिर से जनेऊ धारण कर लिया और पूजा पाठ करने रुपेश के साथ जाने लगा। बल्कि इसमें वो रुपेश से भी ज्यादा माहिर था। उसकी वजह से रुपेश का काम भी और ज्यादा चलने लगा। और ये थी मूवी की ओपनिंग। असली मूवी अब शुरू होगी।
प्रभेंदु के पास पैसा आने लगा, जिसके चलते उसकी लाइफ धीरे धीरे सेट होने लगी और साथ साथ वो स्टूडियो वाला काम भी कर ही रहा था, क्योंकि करियर उसे म्यूजिक में ही बनाना था, पुजारी के रूप में नहीं। फिर एक दिन जब वो दोनों एक नए घर में पूजा करने पहुंचे तो वहां पे रुपेश झूले पर बैठ गया। उसके साथ और भी लोग बैठे हुए थे। ऊपर से उसने एक बच्चे को अपने ऊपर बैठा लिया, जिस वजह से झूला टूट गया और दबने से रुपेश की गर्दन में लचक आ गई। वो लग गया बेड पर। लेकिन पूजाएं तो कैंसिल नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने प्रभेंदु से डील कर ली कि अब से तुम्हें सारी पूजाएं करनी होंगी, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक। 60-40 का मार्जिन तय हो गया और प्रभेंदु रुपेश के बिना भी काम पे लगा रहा। इसी बीच विराज त्रिवेदी को प्रभेंदु का काम पसंद आ गया और उन्होंने प्रभेंदु को फैजल के स्टूडियो में बुलाया लाइव सेशन के लिए। प्रभेंदु पहुंचा ही था कि तभी उसके पास रुपेश का फोन आ गया। रुपेश ने उसे बताया कि कल शाम एक अर्जेंट पूजा करनी है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। एक ज्योतिषी जो रुपेश को काम ला के देता है, उसने इस बार एक बड़ा क्लाइंट फंसाया है, एक बड़ा वकील जिसका बेटा अविनाश जो कि 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसके ऊपर किसी भूत का साया है। तो बस भूत भगाने की पूजा करनी है, बदले में मिलेंगे 60,000। प्रभेंदु बोला मुझे तो भूत भगाना आता ही नहीं। तो रुपेश बोला कि मैं व्हाट्सएप पे PDF भेज दूंगा, बस वही सब बोल देना। प्रभेंदु सोच में पड़ा हुआ था कि तभी फैसल आके उसे बताता है कि आज लाइव सेशन नहीं हो सकता, विराट सर के मैनेजर ने अभी बताया। तो प्रभेंदु भी चल दिया घर। प्रभेंदु भी पूजा का काम कर रहा है, लेकिन अपने पिताजी के नाम से नहीं। इस बात से पिताजी को दिक्कत होनी चाहिए थी, मगर पिताजी उसे कहते हैं कि जब पूजा करने जाया करो तो कार ले जाया करो, घर में जो मर्सिडीज खड़ी है वो। लेकिन प्रभेंदु ने साफ मना कर दिया, जिससे पिताजी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन भूत भगाने वो वकील के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वकील का परिवार 2 महीने पहले ही इस शहर में शिफ्ट हुआ है और अब उसके बेटे के साथ ये सब हो गया। उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया और अविनाश की दवाई भी चल रही है, जिनसे कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए वाइफ के कहने पर वकील ने ये पूजा रखवाई है, वरना वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता तो प्रभेंदु भी नहीं, पर बता नहीं सकता ना। प्रभेंदु घर में गिटार देख के खुश हो गया। उसे पता चला कि अविनाश भी बहुत अच्छा गिटार बजाता था। एक हफ्ते से सब बंद है। जब से साया लगा है तब से कुछ नहीं करता, किसी से नजर तक नहीं मिलाता, खाना भी नहीं खाता। कहता है कि एक जवान लड़की मेरे पास आती है और कुछ कहना चाहती है, इसलिए अब 24 घंटे अपनी माँ के साथ रहता है। प्रभेंदु ने झूठ मूठी माँ बाप को लाइन चिपका दी कि पूजा खत्म होते ही वो आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाएगी। फिर उसने पूजा शुरू की और बस तभी एकदम से अविनाश ने उससे नजरें मिला ली। माँ का हाथ छोड़ दिया और उठ के खाना खाने लगा, यानी कि आत्मा चली गई। पूजा सफल रही और प्रभेंदु को खुद नहीं पता कैसे, लेकिन परिवार के लिए तो चमत्कार ही था। इसलिए खुश होकर अविनाश के डैड ने 60,000 के बजाय पूरे 1 लाख रुपए दिए। लेकिन इसके बाद प्रभेंदु के साथ बहुत कुछ अजीब होने लगा। सुबह सुबह उसका रिक्शा वाला उसे फोन करके कहता है कि आपकी व्हाट्सएप डीपी में ये चाइनीज इंसान कौन है। प्रभेंदु चेक करता है तो पाता है कि उसके डीपी में कोरियन लड़का लगा हुआ था, पता नहीं किसने लगाया। पूजा करके वापस आ रहा था तभी उसके पास रुपेश का पुराना असिस्टेंट श्री कुट्टन पहुंच गया उसे धमकाने कि या तो मुझे अपने साथ काम पे रख ले, वरना सबको बता दूंगा कि तू तो भगवान को मानता ही नहीं। धमका के जा ही रहा था कि तभी उसकी स्कूटी का हैंडल अपने आप घूम गया और वो सीधा जाके सामने वाली दुकान में क्रैश हो गया। जिसके बाद वो समझ गया कि प्रभेंदु से पंगा नहीं लेना, और रिक्शा वाला भी प्रभेंदु से माफिया मांगने लगा कि कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। उसे लग रहा था कि प्रभेंदु कोई सिद्ध पुरुष है। अभी ये आदमी इसे बुरा बोल के गया और अभी इसके खुद के साथ बुरा हो गया। अगले दिन प्रभेंदु के नाम से एक पार्सल आ गया माइका ऐप से। प्रभेंदु डिलीवरी बॉय से बोला कि ये मेरा पार्सल नहीं है, मेरे फोन में तो आपका ऐप ही नहीं है। पर जब चेक किया तो था। पेमेंट भी हो चुकी थी कार्ड से, लेकिन प्रभेंदु ने फोन में अपना कार्ड ऐड ही नहीं किया था। पर जब चेक किया तो वो भी ऐड मिला। पार्सल में एक कुर्ता था लड़की का, जो प्रभेंदु को फिट भी नहीं आएगा, पहन लेगा तो प्रभेंदु लगेगा। उसे लगा कि शायद उसके फोन में कोई चाइनीस ऐप डाउनलोड हो गई है जो ये सब पंगे कर रही है। इसलिए कई सारी ऐप जो उसने डाउनलोड ही नहीं की उन सबको डिलीट करने के बाद इस रात वो फोन को स्विच ऑफ करके सो गया। मगर रात में जब उसकी आंख खुली तो फोन गायब था। सामने एक लड़की बैठी हुई उसका फोन चला रही थी, जो उसे हाय और बाय बोलकर गायब हो गई। इसे प्रभेंदु को इतना डर लगा कि वो जाकर बड़े पापा के कमरे में सो गया। सुबह जब उठा तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे रात को उसने सपना देखा था, जिसमें एक लड़की उसके रूम में बैठकर उसका फोन चला रही थी। पर वो सपना नहीं था, क्योंकि वो तो अब भी यही कर रही है, कपड़े बदल कर। यही वो कोरियन गर्ल है जिसने इसकी डीपी बदली और वो कुर्ता ऑर्डर किया स्पेशली ऐप डाउनलोड करके। ऑनलाइन पेमेंट करना जानती है, सब कुछ जानती है और आईफोन चलाकर बहुत खुश भी है, क्योंकि अविनाश के पास
पास तो एंड्रॉयड था। अब तक आप समझ ही गए होंगे, ये वही जवान लड़की की आत्मा है जो अविनाश को चिपटी हुई थी। पूजा करने से ये गई नहीं थी, बल्कि अविनाश को छोड़कर प्रभेंदु के साथ लग गई, क्योंकि प्रभेंदु का कॉन्फिडेंस इसे पसंद आया। अविनाश तो नजर ही नहीं मिलाता था। एक ही सांस बकबक करने में लगी है और प्रभेंदु चुपचाप उसे सुने जा रहा है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि एक जेंजी भूतनी से कैसे बात करे। उसने प्रभेंदु को फोन वापस कर दिया, ये बोलकर कि रात तक इसकी जरूरत नहीं है, सारा स्क्रीन टाइम रात का ही है। फोन लेकर प्रभेंदु सीधा पहुंचा उसी डॉक्टर के पास जिससे अविनाश का इलाज चल रहा था। उसने बताया कि अविनाश वाले सारे लक्षण अब मेरे अंदर आ गए हैं, तो आप मुझे भी दवाई दे दो। पर डॉक्टर ने पहले उसके बारे में सब कुछ जाना, भगवान से उसका भरोसा कैसे उठा वो भी। उसने बताया कि एक दिन घर पे सिर्फ मैं और मेरी माँ थे। पिताजी, बड़े पापा और बड़े भाई दिल्ली गए हुए थे पूजा करने। मैं माँ के साथ बैठकर टीवी पे AR रहमान का कॉन्सर्ट देख रहा था। माँ ने म्यूजिक में मास्टर्स किया था, वो वीणा भी प्ले करती थी। हमारे घर में मंदिर है। जब पूजा का समय हुआ तो मैं शुद्ध होकर पूजा करने गया और जैसे ही दीप जला के मैंने पूजा शुरू की, जोर से आवाज लगाकर माँ ने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया क्योंकि पहले पूजा पूरी करनी थी। पर जब पूजा खत्म करके वापस गया तो माँ मुंह के बल जमीन पे गिरी हुई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था जिससे उनकी जान चली गई थी और उन्होंने मुझे बुलाया भी था, लेकिन मैं ही नहीं गया भगवान के लिए। घर के सभी बड़े भी पूजा के लिए ही घर से गए हुए थे। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसी पल भगवान से मेरा रिश्ता टूट गया। उसके बाद आज तक भी अपने घर के मंदिर में नहीं गया, ना ही किसी और मंदिर में। प्रभेंदु की पूरी बात सुनकर डॉक्टर बोला कि यही तुम्हारी असली प्रॉब्लम है, तुम्हें गहरा ट्रॉमा है। डॉक्टर ने उसे मेलाटोनिन वाली गोली दे दी ताकि वो आराम से सो जाए और गोली खाकर वो आराम से सो भी गया, लेकिन रात में फिर उसकी आंख खुल गई कुछ आवाज से और फोन फिर से गायब था। देखा तो वो भूतनी मजे में बैठकर रील स्क्रॉल कर रही थी। वो प्रभेंदु से कहती है कि अब हमें एक दूसरे को देखकर चौंकना नहीं चाहिए। काफी फ्रेंडली भूतनी थी, बातों से बड़ी नाइस थी, लेकिन उसके पास कुछ पावर्स भी थी। वो दूर से ही चीजें हिला सकती थी, जैसे बल्ब ऑन कर दिया वो सब। और ये तो हमें पता ही है क्योंकि वो पहले श्री कुट्टन की स्कूटी भी तो क्रैश करवा चुकी है। मेन बात यह है कि वो सिर्फ प्रभेंदु को ही दिखाई देती है। प्रभेंदु चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और आखिर में उसने बस एक ही सवाल पूछा कि तुम हो कौन। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि उस लड़की को इतना तो पता है कि वो भूत है, पर भूत बनी कैसे वो नहीं पता। उसका नाम क्या है, कहां से आई है, कहां रहती थी, कैसे मरी, क्यों मरी, उसे कुछ भी याद नहीं। सिर्फ कुछ आदतें याद हैं, जैसे फोन चलाना और कपड़े ऑर्डर करना। वैसे उसने लेवेंडर वाला व्हाइट कुर्ता ऑर्डर किया था, पर माइका वालों ने पिंक वाला भेज दिया। इससे उसकी एक और याद का हिंट मिलता है हमें कि उसे लेवेंडर पसंद है। अगले दिन प्रभेंदु ने रुपेश को घर पे बुलाया, उससे पूजा करवा के भूतनी को भगाने के लिए। और रुपेश खुद डरा हुआ था, पर जैसे तैसे उसने पूजा कर दी और बोला कि भूतनी अब जा चुकी है, जबकि भूतनी वहीं पास में ही बैठी थी पूरी पूजा में। रुपेश के जाने के बाद प्रभेंदु का ध्यान उस पे गया और उसे देखते ही वो बाहर भागने लगा, लेकिन इस बार भूतनी ने दरवाजे बंद कर दिए। बात तो करनी ही पड़ेगी। उसने प्रभेंदु को समझाया कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे क्यों घूम रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। ऐसा है जैसे हम दोनों कनेक्टेड हैं। और इसी बातचीत के बीच उसके मुंह से निकल गया जीसस, जो कि उसकी हैबिट का ही पार्ट है। और उसके मुंह से जीसस सुनते ही प्रभेंदु समझ गया कि वो क्रिश्चियन है। तभी उस पे पूजा काम नहीं कर रही, उसका कुछ और इलाज करना पड़ेगा। प्रभेंदु उसी टाइम एक क्रॉस खरीदने पहुंच गया कि क्रॉस दिखा के भूतनी को भगा देगा, ऐसा उसे लग रहा था। भूतनी तो उल्टा खुद उसके साथ क्रॉस की दुकान में आ गई। इतने सारे क्रॉसेस के बीच में खड़ी थी, फिर भी उसे क्रॉस दिखा के डरा रहा था। तो उसके हाथ से क्रॉस छीन के वो बोली कि जीसस को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना मैं यहाँ ना खड़ी होती। तभी प्रभेंदु के पास फोन आता है फैजल का। वो कहता है कि स्टूडियो पहुंच, विराज सर तुझे लाइव कॉल पे सुनेंगे, तुझे टेस्ट करना चाहते हैं अगली फिल्म के गाने के लिए। प्रभेंदु पहुंच गया और वहां पे विराज उसका लाइव ऑडिशन लेने लगा, लेकिन प्रभेंदु का काम उसे पसंद नहीं आ रहा था। 3 बार ट्राई किया, तीनों बार रिजेक्ट। विराज ने तो बोल दिया था कि टाइम वेस्ट मत करो, पर तभी उस भूतनी ने आके प्रभेंदु की हेल्प की। वो बोली कि बस मेलोडी को फॉलो कर, और उसने गुनगुना के भी दिखाया, जिससे पता चलता है कि उसे भी म्यूजिक की सेंस है। उसकी सलाह मानकर प्रभेंदु ने वैसा ही प्ले किया और विराज को वो पसंद आ गया। विराज ने उसी टाइम बोल दिया तुम मुंबई आ रहे हो। प्रभेंदु तो खुश था ही, पर उससे ज्यादा खुश वो आत्मा थी। और अब यहाँ से डरना खत्म, दोनों की दोस्ती शुरू। दोनों बातें करने लगे तो लड़की बोली शायद मैं डिल्लूलू हूँ, मतलब डिल्यूजनल। लड़की ने पूछा कि डिल्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब मलयालम में, लेकिन प्रभेंदु को पता नहीं था, इसलिए वो बोला डिल्लूलू ही ठीक है। तो लड़की बोली कि अब से तुम मुझे डिल्लूलू ही कह के बुलाना। यहाँ पे उसका नामकरण भी हो गया।
वो बताती है कि मुझे सिर्फ मेरी हैबिट्स, मेरा लाइफस्टाइल और मेरे इंटरेस्ट याद हैं। घर, परिवार, दोस्त कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि मेरे मरने से एकदम पहले किसी ने यस बोला था, जैसे कोई चाहता हो कि मैं मर जाऊं। लेवेंडर वाली व्हाइट कुर्ती मेरी फेवरेट थी, लेकिन अब मैं उसे पहन नहीं सकती, इसलिए मंगवा रही हूँ, शायद उसे देख लूं तो पहन सकूं। प्रभेंदु कहता है कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, अगर तुम मरी ना होती तो स्टार बन जाती। वाह क्या कॉम्प्लीमेंट है। डेलुलु कहती है कि मरने के बाद भी तो स्टार बन जाना चाहिए था, अब भी तो नहीं बनी। इसके बाद से डेलुलु हर टाइम प्रभेंदु के साथ रहने लगी, दोनों पक्के दोस्त बन गए। प्रभेंदु उसे चर्चिस और कॉलेजेस के बाहर लेकर जाता ताकि उसे कुछ याद आ जाए या फिर उसका कोई करीबी दिख जाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। उसे सेमेट्री भी लेकर जाने लगा, क्या पता उसे खुद की ग्रेव मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। एक दिन प्रभेंदु के पिताजी पप्पू के जख्म का इलाज कर रहे थे, जबकि आज तक उन्हें जानवरों से नफरत थी। वो पप्पू को पसंद ही नहीं करते थे, लेकिन अब काफी बदलाव आ चुका है। डेलुलु ने प्रभेंदु से पूछ लिया कि तुम अपने पिताजी से बात क्यों नहीं करते, तो प्रभेंदु ने बताया कि पप्पू की वजह से। जिस दिन माँ गुजरी थी उस दिन घर में बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो गई थी। जब माँ को ले जाने लगे तो पप्पू बेचैन होने लगा, भौंकने लगा, क्योंकि उसे भी आखिरी बार माँ को देखना था। माँ ही तो उसे लेकर आई थी। पप्पू बाहर बंधा हुआ था, उसे घर में लाना अलाउड नहीं था, जो कि आज भी नहीं है। हमने देखा ही था, जब प्रभेंदु आया था तब भी वो बाहर ही था। खैर उस दिन प्रभेंदु पप्पू को खोल के घर के अंदर ले गया माँ से आखिरी बार मिलवाने, और ये बात पिताजी को पसंद नहीं आई। वो चिल्ला के बोले कि तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो। प्रभेंदु पप्पू को लेकर बाहर निकल गया और अपनी माँ के सारे रिचुअल्स खत्म हो जाने तक बाहर ही खड़ा रहा। पिताजी ने उससे और पप्पू से माँ के साथ रहने का आखिरी मौका भी छीन लिया। वहीं से नाराजगी शुरू हुई और तभी से बोलचाल बंद हो गई। डेलुलु बोली कि अब तो सब कुछ बदल चुका है, पिताजी पप्पू के सबसे खास बन चुके हैं, तुमने भी वापस पूजा शुरू कर दी है, तो फिर दोबारा बात क्यों नहीं शुरू करते। जब तक उन्हें माफ नहीं करोगे तुम्हें ही दुख फील होता रहेगा। प्रभेंदु को भी ये बात समझ आ गई। फिर कुछ दिन बाद मंदिर में फेस्टिवल मनाया जा रहा था। पूजा में पूरा परिवार जुटा हुआ था, लेकिन प्रभेंदु मंदिर के अंदर नहीं गया। वो बाहर मेले में ही घूमता रहा डेलुलु के साथ। मेले में डेलुलु को साड़ी पहनी हुई एक लड़की बहुत पसंद आई, तो डेलुलु ने उसे ध्यान से देखकर खुद भी उसी के जैसे कपड़े पहन लिए। ये भी उसके पास पावर है, इसलिए लेवेंडर वाला कुर्ता ऑर्डर करके देखना चाहती है ताकि उसे पहन सके। अब तक आपने देखा ही होगा ये कई फूलों वाले कुर्ते पहन चुकी है, पर सबसे खास लेवेंडर वाला है। प्रभेंदु का परिवार उसे ढूंढता फिर रहा था, इसलिए वो तालाब के पास जाकर बैठ गया और वहां पे डेलुलु उससे पूछती है कि इतने पास से तुम भूत को देख रहे हो, फिर भी भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो वो कहता है कि इसलिए तो नहीं करता क्योंकि मैं भगवान को देख नहीं सकता। डेलुलु कहती है कि म्यूजिक को देख सकते हो, म्यूजिक आता कहाँ से है। वो कहता है कि टैलेंट और प्रैक्टिस से। तो डेलुलु कहती है कि टैलेंट भगवान है और प्रैक्टिस प्रार्थना। इससे पहले रुपेश भी इसे समझा चुका है कि जिसे तू किस्मत कहता है उसे ही भगवान मान ले। प्रभेंदु डेलुलु को चिढ़ाता है कि तुम किसी को छू भी नहीं सकती, तो डेलुलु उसे छू के दिखाती है हवा के झोंके से, यही उसका टच है। प्रभेंदु उसकी वीडियो बना के देखने लगा कि वो कैमरा में आएगी या नहीं, और वो नहीं आ रही थी। लेकिन कैमरा की जलती हुई फ्लैश को देख लिया उन्हीं नशेड़ी लड़कों ने, और उन्हें लगा कि प्रभेंदु उनकी वीडियो बना रहा है, इसलिए वो सब लड़ने आ गए। उनका लीडर प्रभेंदु का फोन छीनकर तालाब में फेंक रहा था, तो डेलुलु ने उसी टाइम उसे फ्रीज कर दिया और प्रभेंदु अपना फोन वापस लेकर वहां से निकल लिया। लेकिन वो लड़के फिर भी नहीं माने, दोबारा आए उससे मारपीट करने। प्रभेंदु तो बच के निकलने के चक्कर में था, पर डेलुलु ने उससे पूछ लिया कि सारी उम्र ऐसे डरते रहोगे क्या। बस इतना सुनते उसने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए और उल्टा उन तीनों को ही मार पीट कर वहां से भगा दिया। अगले दिन प्लेन में बैठकर वो निकल गया मुंबई के लिए, और डेलुलु भी उसके साथ थी। प्लेन में सीट उसे मिली थी प्रिया प्रकाश वॉरियर के साथ में, जो वायरल हुई थी 2018 में। डेलुलु ने उसे ही पोजेस कर लिया और उसके थ्रू प्रभेंदु को बताया कि मैं बैंगलोर में थी, मुझे याद आ गया, मैं कोची से बैंगलोर की फ्लाइट लिया करती थी। ये फ्लाइट में बैठकर याद आया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर ये एक चीज याद आते ही वो हल्का फील करने लगी थी, मानो कोई बोझ उतर गया हो। इसका मतलब कि सब कुछ याद आते ही उसे मुक्ति मिल जाएगी। वो पूछती है मेरे चले जाने के बाद मुझे मिस करोगे, तो प्रभेंदु कहता है कि तुम्हें मुक्ति मिलना ज्यादा जरूरी है। इस बात से वो मुंह चढ़ा के बैठ जाती है, तो प्रभेंदु उसे बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हें जाने के बाद मिस करूंगा। लेकिन तब तक वो उस लड़की की बॉडी से निकल चुकी थी। लड़की बोली पता नहीं कौन क्रीप आदमी है, सदमा। उधर मुंबई में विराज की मैनेजर साध्या अडवाणी, जिससे फैजल की बात हो रही थी, जिसे प्रभेंदु के रहने सहने का सारा प्रबंध देखना था, वो खुद परेशानी में थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर न्यूयॉर्क जा रहा था। उसे बाय बोलकर वो स्टूडियो पहुंची जहां पे प्रभेंदु अपना सेशन डन कर चुका था। विराज प्रभेंदु को कहता है कि मुंबई में ही शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत है। इतना कहकर वो चला गया। रुपेश ने कल की पूजा बुक कर रखी है, इसलिए प्रभेंदु को भी जल्दी वापस जाना था। उसने साध्या को कहकर सुबह 6:30 वाली फ्लाइट बुक करवा ली, जिसमें खुद साध्या
भी जा रही है अपने कजन की शादी में। वो दोनों थोड़ी देर साथ में बैठे तो सादिया अपने बॉयफ्रेंड के मैसेजेस देखकर रोने लगी। तब डेलुलु ने प्रभेंदु को बोला कि इसका हाल चाल पूछो, कुछ बात करो, और उसने कुछ बात की तो उसकी बात बन गई। सादिया ने प्यार के बारे में बहुत कुछ बताया कि कैसे प्रॉपर क्लोजर मिलना जरूरी है और अगर कोई तुम्हारी लाइफ से चला जाए तो बस अपने दिल को साफ रखो, तुम्हारे लिए यही बेस्ट है। और ये सब बातें सुनकर डेलुलु और हल्का फील करने लगी। उसे वो फीलिंग याद आ गई कि वो भी किसी से प्यार करती थी। फ्लाइट में प्रभेंदु सादिया से दूर बैठा था तो सादिया ने उसे अपने पास बुला लिया और उन दोनों को पास आता देखकर डेलुलु को कुछ अजीब फील हो रहा था, पोजेसिवनेस। घर पहुंचकर प्रभेंदु ने रुपेश को बता दिया कि मैं अगले हफ्ते मुंबई शिफ्ट हो रहा हूं और ये जानकर रुपेश भी बहुत खुश था। प्रभेंदु के पास लगातार सादिया के मैसेजेस आ रहे थे उसे पार्टी में बुलाने के लिए। प्रभेंदु जाना नहीं चाहता था पर डेलुलु के समझाने पर वो मान गया, लेकिन बाइक पे तो नहीं जा सकता। तो डेलुलु बोली कि अपने पिताजी की कार ले जाओ, लेकिन वो मना कर रहा था। तभी उसे पप्पू की आवाज आई। जाके देखता है कि पिताजी पप्पू को घर के अंदर ले आए थे, बल्कि अपने खुद के रूम में, ताकि मक्खियां उसके घाव में भिनक के उसे परेशान ना करे। यानी कि उनका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका है, बदलना रह गया है प्रभेंदु का। वो देखता है कि पिताजी की तबीयत 2 साल से बहुत ज्यादा खराब है और उसे पता भी नहीं। ये भी देखता है कि अलमारी में माँ का सारा सामान आज भी संभाल के रखा हुआ है। ये सब देखने के बाद प्रभेंदु भी पिघल गया। उसने पिताजी से पूछ लिया कि मैं कार लेकर जा सकता हूँ क्या, और बस इतना सुनते ही पिताजी भी खुश हो गए। डेलुलु ने प्रभेंदु का ये रिश्ता भी सुधार दिया और इसके बाद वो और लाइट फील करने लगी। फिर अगले दिन पार्टी में पहुंच के मस्त सादिया का डांस देखा। प्रभेंदु अंधेरे में खड़ा था और सादिया उसे उजाले में ले आई। हाँ जी, इसका वही मतलब है लाइफ वाला। और डेलुलु दूर से उन दोनों को करीब आते देख रही थी। वापस जाते टाइम डेलुलु ने प्रभेंदु को बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रभेंदु को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि आज जब सादिया ने उसे गले लगाया तो उसका दिल भर आया। पहली बार उसने प्यार फील किया और ये सब हुआ डेलुलु की वजह से। डेलुलु ने ही प्रभेंदु को पुश करके उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज करवाया और अब अचानक से डेलुलु ही ये बोल रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रभेंदु बोला कि आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था और तुमने उसे स्पॉइल कर दिया। ये सुनकर डेलुलु भी गुस्सा हो गई और तभी सादिया का फोन आ गया। तो सादिया से बात करने के लिए प्रभेंदु ने कार रोकी और डेलुलु के हाथ से अपना फोन छीनकर वो कार से बाहर जाने लगा अकेले में बात करने। जाते जाते ये भी बोल के गया कि मुक्ति तो मुझे चाहिए तुमसे, और तभी के तभी ये बोल उसके पूरे होने वाले थे। बाहर निकलते टाइम वो बाल बाल बच गया। एक कार उसे कुचली देती, वो तो किस्मत से बच गया। तो डेलुलु ने बाहर आकर उसे गले लगा लिया, जिससे उन दोनों का दिल भर आया। और गले लगाते ही डेलुलु को अपने बारे में सब कुछ याद आ गया। साथ ही साथ प्रभेंदु भी उसकी सारी यादों को एक्सपीरियंस करने लगा। डेलुलु रहती थी केरल के कुट्टिकनम में अपने मॉम डैड और छोटे भाई जेकब के साथ। एक आईफोन चाहती थी और बालों को लेवेंडर करवाना चाहती थी, पर माँ कभी मानी नहीं। फिर एक दिन इसने अपने डैड के थ्रू मॉम को राजी करवाया एक लड़के से मिलने के लिए जिससे ये प्यार करती थी। कोई लड़का जो इसे बेंगलोर में मिला था। पर मेन बात यह है कि उस लड़के ने इसे प्रपोज नहीं किया था, ना ही ये बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस इसे ऐसा लगता था कि दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्ट है, इसलिए ये खुद उसे प्रपोज करने वाली थी अपने माँ बाप के सामने ही, और इसे पूरा यकीन था कि वो हाँ ही करेगा। तभी तो इतनी बड़ी मीटिंग फिक्स कर रही थी, उस लड़के को बुला भी रही थी। माँ ने बोला कि लड़के की फोटो दिखाओ, लेकिन नहीं दिखाई, कहीं माँ उसे लुक्स के बेसिस पे जज ना कर ले। लड़का हिंदू था, उसकी बियर्ड थी और वो उम्र में इससे थोड़ा बड़ा था। अगले दिन मॉम डैड को लेके कॉफी शॉप पे पहुंची, लेकिन लड़का नहीं आया। वो समझ गया था कि ये उसे अपने माँ बाप से मिलवाना चाहती है, जिसके लिए वो राजी नहीं था, इसलिए आया ही नहीं। मैसेज करके बता रहा था। ये भी उसे मैसेज करने लगी और इसके हाव भाव देख के माँ बाप समझ गए थे कि इसका दिल टूट चुका है, जैसे इसने देखा था सादिया के साथ होते हुए। लड़के का फोन आया तो उससे बात करने के लिए ये कार से निकल ही रही थी कि तभी एक गाड़ी इसे कुचल के चली गई थी। उस एक्सीडेंट के बाद इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने इसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया था। डॉक्टर ने इसके डैड को चॉइस दी थी कि जब आप कहोगे हम इसका लाइफ सपोर्ट हटा देंगे और ये फ्री हो जाएगी, यानी मर जाएगी। पर डैड ये फैसला नहीं ले पा रहे थे। उधर इसके भाई जेकब के स्कूल में खबर पहुंच चुकी थी, तो प्रिंसिपल ने जेकब के साथ हॉस्पिटल भेजा हेड बॉय को, जो था अविनाश। जेकब हॉस्पिटल पहुंचा तो डैड ने उसे चॉइस दे दी कि जब तक तुम यस नहीं कहोगे मैं लाइफ सपोर्ट नहीं हटवाऊंगा। पर अपनी दीदी की सफरिंग देखकर जेकब ने हिम्मत करके यस बोल दिया, जिसके बाद मशीन सपोर्ट हटा दिया गया और डेलुलु मर गई। वही आखिरी यस इसे याद था अब तक, जैसे कोई चाहता हो कि ये मर जाए। इसके बाद आपको पता ही है, डेलुलु की आत्मा हॉस्पिटल में इसके भाई के साथ आए हुए अविनाश के साथ लग गई। अविनाश से प्रभेंदु के ऊपर, और अब ये दोनों यहाँ पर है जहाँ पे डेलुलु अपने बारे में सब कुछ जान चुकी है, अपना असली नाम भी, जो है डेलुलु। डेलुलु यानी डिल्यूजन, डिल्यूजन यानी माया।
इसका नाम है माया मैथ्यू मंजूरन। नाम भी इसने सही रखा था अपना, डेलुलू। अपनी माँ की मौत के बाद से प्रभेंदु कभी रोया नहीं था, पर माया के आखिरी पल एक्सपीरियंस करके वो भी रो पड़ा। लेकिन माया मुस्कुरा रही थी क्योंकि अब उसकी मुक्ति होने वाली थी। उसे सब कुछ याद जो आ गया। प्रभेंदु को अपना असली नाम बताकर वो मुस्कुराते हुए स्टार्स के रूप में वैनिश हो गई और प्रभेंदु रह गया अकेला। अब तक उसे हर टाइम माया के साथ रहने की आदत लग चुकी थी, इसलिए उसके जाने के बाद बेचैनी हो रही थी। जहाँ भी जाके बैठता उसे माया की मेमोरीज सताने लगती। लेवेंडर कुर्ता भी अब आया जब वो चली गई। प्रभेंदु मुंबई चला गया, साध्या भी साथ थी, फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था। वापस घर आ गया और बेचैनी दूर करने के लिए मंदिर में भी जाने लगा, फिर भी उसकी परेशानी हल ही नहीं हो रही थी। कुछ तो अधूरा रह गया था। अपने बड़े पापा को सारी बात बताई तो बड़े पापा ने उसे सलाह दी कि माया के पेरेंट्स ने आज तक उसे नहीं देखा जिसे माया ने पसंद किया था। इस बात का उसे दुख था, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी और एक आत्मा दुख से मुक्त होकर ही शांति और मोक्ष पा सकती है। यानी प्रभेंदु का काम अभी बचा है। आखिर में वो माया के घर पहुंचा जहाँ पे उसकी माँ मिली। उसने बताया कि मैं माया का दोस्त हूँ और माँ ने बताया कि हम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। माया के डैड खुद को काम में बिजी रखने लगे हैं और उसका भाई पढ़ाई में। इसी बात का माया की आत्मा को दुख है। प्रभेंदु एक साथ माया की फोटो को देखे जा रहा था तो माया की माँ ने उससे पूछ ही लिया कि तुम वही लड़के हो ना जिससे माया प्यार करती थी। प्रभेंदु ने बोल दिया हाँ। बस इतना कहकर वो चल दिया और तभी उसे हवा का झोंका महसूस हुआ जो है माया का टच। वो भी मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे पता चल गया कि अब माया खुश है। अब जाके उसे मुक्ति मिल गई। यहाँ माया के घर के बाहर हमें खिला हुआ फूल भी दिखाया गया है लेवेंडर कलर का। आगे जाकर प्रभेंदु ने अपना सपना पूरा कर लिया और वो एक बड़ा गिटारिस्ट बन गया। आज भी वही मेलोडी प्ले करता है जो माया ने बताई थी। माया ने जो भी उसे दिया उसके साथ बड़े खुश होकर जी रहा है, चाहे सीख हो, कुछ समझदारी हो या पार्टनर के रूप में साध्या हो या सुधरे हुए रिश्ते हों। माया ने आके उसकी जिंदगी बदल दी, उसकी यादों को कभी नहीं भूलेगा। बस इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म। कई लोगों का सवाल है कि प्रभेंदु ने माया की मां को हाँ क्यों बोला। उसने हाँ बोला क्लोजर के लिए, ताकि माया के पेरेंट्स को इस बात की तसल्ली हो जाए कि जो लड़का उसने पसंद किया था उसे माया की परवाह थी। माया ने सही लड़का चुना था। इससे फैमिली वाले मूव ऑन कर पाएंगे और माया भी दुख से मुक्त होकर मोक्ष पा जाएगी। इसलिए प्रभेंदु ने हाँ बोला और उसने कोई झूठ भी नहीं बोला, सच बोला। माया की माँ ने पूछा क्या तुम वही लड़के हो जिससे माया प्यार करती थी। प्रभेंदु ने बोल दिया हाँ, जो कि सच था। माया ने खुद कन्फेस किया था प्रभेंदु से कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और माया की माँ ने यह सवाल प्रभेंदु को देखकर ही पूछा था क्योंकि प्रभेंदु माया के बताए हुए लड़के के डिस्क्रिप्शन में एकदम फिट बैठ रहा था। बियर्ड वाला हिंदू लड़का जो उम्र में माया से बड़ा है। माया की माँ किसी और लड़के की बात कर रही थी, लेकिन वो सारी बात प्रभेंदु पे भी फिट हुई तो उसने सच सच बोल के हाँ कर दिया, जिससे कई लाइफ चेंज हो गई। और यही तो है सर्वम माया। लेकिन ये माया है किसकी? माया जैसे लड़के को पसंद करती थी, मरने के बाद सेम वैसे ही लड़के से कैसे जाकर चिपक गई। कहती भी थी कि हमारे बीच कुछ कनेक्शन है, जैसा मरने से पहले भी कहती थी उस लड़के के बारे में। तो ये सब माया बुनी किसने, वो भी इतनी सटीक। कई लोग इसे किस्मत या लक कहेंगे जैसे प्रभेंदु कहता था, तो कई लोग इसी किस्मत को भगवान कहेंगे रूपेश की तरह। कोई तो पावर है जिसने ये सब माया रची है। माया की मौत हुई, हॉस्पिटल में वो अविनाश से चिपक गई, फिर अविनाश से प्रभेंदु पर, और तीनों के बीच सिमिलर चीज थी म्यूजिक। यानी तीनों को जोड़ा म्यूजिक ने। और जैसा कि माया ने बोला था म्यूजिक आता कहाँ से है, ये भी उसी पावर से आता है जिसे भगवान कह सकते हैं। अब इस सर्वम माया या किस्मत या गॉड वाले फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि एंडिंग के अलावा ये पूरी मूवी ही ध्यान देने लायक है। ये जो माया थी ये कैसे कैसे बुनी गई थी, वैसे तो बहुत पीछे तक इसके तार जुड़ेंगे, पर हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से मूवी स्टार्ट हुई। म्यूजिकल ग्रुप का सबसे टैलेंटेड आर्टिस्ट, लेकिन उसी का वीजा नहीं लगा। एंड टाइम पर एक इन्वेस्टर पीछे हट गया, जिसकी वजह से ग्रुप में से एक बंदे को कम करना पड़ा और वो बना प्रभेंदु। जबकि और भी कई ऐसे लोग थे जिन्हें कैंसिल किया जा सकता था। बकायदा हमें मूवी में दिखाया गया है, जिससे पूरा ग्रुप परेशान था। ऐसा भी एक बंदा था, लेकिन कैंसिल हुआ सबसे होनहार बंदा। उस टाइम पे चल रहा था उसके पिताजी के 70वें जन्मदिन का सेलिब्रेशन। जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए वापस घर पहुंच गया। काम की तलाश में अपने कजन के पास पहुंचा तो कजन पहले से किसी को काम पे रखने के चक्कर में था। प्रभेंदु को असिस्टेंट बनने का ऑफर दे दिया, जबकि यहाँ भी प्रभेंदु की काबिलियत कहीं ज्यादा थी, अपने एम्प्लॉयर से भी ज्यादा। प्रभेंदु वो काम करना ही नहीं चाहता था, उसी से तो दूर भागा था सब कुछ छोड़ के, वरना अपने घर में ऐश का जीवन ना बिता रहा होता। लेकिन पैसे की तंगी की वजह से उसने हाँ कर दी और पूजा
पूजा का काम शुरू कर दिया। उसके ज्वाइन करते ही काम और ज्यादा बढ़ गया। फिर एक दिन उसे वो पोस्ट भी मिल गई जिसका वो अधिकारी था। रुपेश को चोट लग गई और प्रभेंदु बन गया मेन पुजारी। इससे उसकी इनकम और बढ़ गई। सब कुछ ट्रैक पे आ गया, लेकिन झुकाव उसका म्यूजिक की तरफ ही था, तो उस तरफ से भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई। मुंबई में बैठा कोई कंपोजर केरल के किसी गिटारिस्ट को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी मैनेजर केरल से थी, और क्योंकि वो केरल से थी इसलिए उसका लिंक फैजल से था, और फैजल के लिंक में था प्रभेंदु। बस ट्राई करने के लिए फैजल ने प्रभेंदु का काम उनके पास भेज दिया और उन्हें काम पसंद भी आ गया। एक दिन लाइव सेशन रखा गया जिसमें प्रभेंदु टाइम से पहुंचा, पर फैजल थोड़ा बिजी था, इसलिए प्रभेंदु को वेट करना पड़ा। और उसी वेट के दौरान उसके पास फोन आ गया रुपेश का। रुपेश ने उसे बताया कि कल बहुत बड़ा ऑफर मिला है, भूत भगाने की पूजा करनी है और 60,000 मिलेंगे। प्रभेंदु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उसे ये करना ही नहीं था। उसका तो कुछ देर में लाइव सेशन होने वाला था, जिसके बाद उसे सिलेक्ट कर लिया जाता और सीधा मुंबई की टिकट हो जाती। पुजारी वाला काम वो उसे टाइम छोड़ देता और उस भूत भगाने वाली पूजा में कभी जाता ही ना ही माया उसके साथ लगती। लेकिन वो लाइव सेशन कैंसिल हो गया, जिसके चलते प्रभेंदु को उसी पूजा वाले काम पे डटे रहना पड़ा, और अगले दिन वो गया पूजा करने, जहां से माया उसके साथ लग गई। अब आप ये कह सकते हो कि प्रभेंदु शायद सिलेक्ट ना होता, क्योंकि वो बाद में भी सिलेक्ट नहीं हो रहा था, उसकी तो माया ने हेल्प की थी ना। लेकिन वो सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो माया की वजह से स्ट्रेस था, एक भूतनी उसे चिपट गई थी इस वजह से। ठीक है, अब प्रभेंदु का म्यूजिक वाला लिंक हमने देखा कहां से कहां जुड़ा। म्यूजिक ग्रुप से वापस आया तो फैजल के पास जाने लगा, फैजल से साध्या, साध्या से विराज, और वही साध्या जो नो बड़ी थी प्रभेंदु की लाइफ में, वही उसकी जीवन साथी बन गई। वही विराज जिससे काम मिलने की जीरो उम्मीद थी प्रभेंदु को, उसी का काम करके स्टार बन गया। ऐसे जो पूजा वाला लिंक था माया से मिलने तक का, वो भी दूसरी साइड पे ऐसे ही चल रहा था, म्यूजिक वाली साइड के एकदम पैरेलल। और म्यूजिक और ये जो पूजा और ये जो किस्मत, इसको एक ही नाम दिया गया है मूवी में, गॉड। अब जरा म्यूजिक वाली साइड भी देख लेते हैं जो पैरेलल चल रही थी। म्यूजिकल ग्रुप छोड़ के होम टाउन आया, पैसे नहीं थे तो रुपेश के पास गया और उसी के पास काम मिल गया। उधर अविनाश को माया चिपट गई, जो कि 2 महीने पहले उस शहर में आया था और नए स्कूल में जाने लगा था। वहीं पे हेड बॉय बना, हॉस्पिटल भेजा गया, वहां से माया ने पकड़ लिया। परेशानी में अविनाश के डैड ने सब कुछ ट्राई किया। आखिर में वाइफ ने बोला कि पूजा करवानी है, तो डैड ने बात की ज्योतिष से, क्योंकि ज्योतिष का ऑफिस उसके ऑफिस के बगल में था, और उस ज्योतिष का लिंक था रुपेश से, और रुपेश की गर्दन में चोट थी, इसलिए वो काम रुपेश ने दे दिया प्रभेंदु को। तार कैसे कैसे जुड़ी है माया को प्रभेंदु से मिलाने की, वो आप देख लो। और जिसने मिलाया है उसे प्रभेंदु की तरह किस्मत कह लो या माया की तरह गॉड, पर मिलाने वाले ने इस मिलाने में कितनों के जीवन बदल डाले वो भी तो देखो। माया मुक्ति पा गई, उसकी फैमिली संतुष्ट हो गई, प्रभेंदु की लाइफ बन गई, उसके साथ साध्या की, विराज की, फैजल की, रूपम की, और इन सब के परिवार भी इस पॉजिटिव चेंज में इन्वॉल्व है। एक प्रभेंदु वापस पीछे जाएगा, यानी जहां से आया था वहीं जाएगा अपने होम टाउन में, या फिर टाइम में पीछे जाएगा अपने ट्रॉमा को हील करने, उसे एड्रेस करने, उसका सामना करने। तो उससे इतनी जिंदगियां प्रभावित होंगी, ये कौन सोच सकता था, पर किसी ने तो सोच रखा था, और ऐसा होता भी तो है, सबको पता है। पॉजिटिव फाइनल डेस्टिनेशन है क्या? जैसे उसमें डेथ काम करती है वैसे इसमें कोई और पावर काम कर रही है, और डेथ ने भी इसमें मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि सब कुछ वहीं से बदला था जब प्रभेंदु की माँ की डेथ हुई थी। वरना वो म्यूजिक में जाता ही ना, अपने पिताजी और भाई के साथ ही रहता। उसकी माँ का पैशन था म्यूजिक, इसलिए माँ के जाने के बाद वो उसी से अटैच हो गया। उतनी ही मेजर बनी माया की डेथ। माया की आत्मा ने उसकी पूरी लाइफ बदल के रख दी। ऐसी साध्या के लिए भी उसका सबसे डाउन फेज सबसे बेस्ट बन गया। एक फ्लाइट में बॉयफ्रेंड गया तो दूसरी फ्लाइट में लाइफ पार्टनर आया। जिसने भी ये माया बुनी है कमाल बुनी है, वरना ये बिगड़ भी सकती थी। जैसे अगर विराज पहले प्रभेंदु के साथ लाइव सेशन कर लेता तो माया से उसका मिलना होता ही ना। ऐसी माया ने प्रभेंदु से पहले ही पूछ लिया था डिल्यूजन का मतलब। अगर वो तभी बता देता तो शायद उसी टाइम माया को सब कुछ याद आ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि ये उनके लेख में नहीं था। पहले प्रभेंदु को मुंबई जाके साध्या से मिलना था, वहां भी माया का अहम रोल था प्रभेंदु को साध्या की तरफ पुश करने में, वरना प्रभेंदु खुद कभी साध्या से बात ना बढ़ाता। और पिताजी से भी तो बात स्टार्ट करवाई उसकी, वरना वो कहाँ करने वाला था। सर्वम माया मतलब सब माया है, सब डिल्यूजन है। डिल्यूजन यानी ऐसी चीज देखना जो एग्जिस्ट नहीं करती, और प्रभेंदु के लिए वो थी माया। लिटरली माया ही उसके लिए माया थी, जो किसी और के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, पर वो देख रहा था। इतना कुछ है इस मूवी में, अगर आप सोचना शुरू करो तो बहुत दूर तक लिंक जा सकते हैं। पर आई होप इतने से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सिर्फ एंडिंग पे जोर नहीं देना, पूरी मूवी ही जोर देने लायक है। जब कभी दोबारा मूवी देखोगे तो और नई चीजें जानोगे। और कई लोग कह रहे थे कि इस मूवी में कुछ भी नहीं है, ये तो बस कॉमेडी है, इसे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों।
ये तो हो गई माया के ऊपर डिस्कशन। अब थोड़ा एक दो डार्क थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं जिससे माया जाल प्रभावित होता। सबसे पहली डार्क थ्योरी तो वही है जिसके बारे में लोग सोच विचार कर रहे हैं कि प्रभेंदु ही वो लड़का था जिसे माया ने पसंद किया था, उसी से अपने माँ बाप को मिलवाने वाली थी, इसलिए मरने के बाद उसी से जाके मिल गई। इस थ्योरी को बैक करती है माया की बातें जो उसने अपने माँ बाप से बोली थी कि प्यार दूरियां नहीं देखता, लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है। इससे लोगों को लग रहा है कि माया बैंगलोर में प्रभेंदु से ही मिली थी क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी तो उसका वही सेम है, हिंदू लड़का, बियर्ड और एज बड़ी। लेकिन ये थ्योरी उतनी दमदार नहीं है। अगर हम इस पे जाएंगे तो वो फीलिंग मूवी से निकल जाएगी। बड़े पापा ने बोला था कि माया अपने माँ बाप को उस लड़के से नहीं मिला पाई जिसे उसने पसंद किया था, तभी उसे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए प्रभेंदु उसके घर गया था उसके माँ बाप से मिलने, क्योंकि माया ने उसे भी तो पसंद किया था। बाकी बैकग्राउंड में जो सब तार मिले, डिस्क्रिप्शन वगैरह, माया का उससे मिलना, वो सब भगवान की माया थी, वो मैं बता चुका हूँ। मगर मेन बात यह है कि प्रभेंदु वो लड़का नहीं था। इसे हम दिनों के हिसाब से भी कंफर्म कर सकते हैं। माया ने जब हॉस्पिटल में दम तोड़ा था तब वहां से वो अविनाश को चिपट गई थी। फिर जब प्रभेंदु अविनाश के घर पूजा करने पहुंचा तब तक 1 हफ्ता बीत चुका था माया को अविनाश के साथ लगे हुए। ये अविनाश की मां ने बताया था कि 1 हफ्ते से ये बदल चुका है, यानी माया मरी थी 1 हफ्ते पहले, और 1 हफ्ते पहले तो प्रभेंदु अपने होम टाउन में धक्के खा रहा था, तो वो सेम लड़का कैसे हो सकता है। ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। वैसे भी अगर वो सेम लड़का होता तो माया उसके फोन में मैसेज वगैरह देख के ही समझ जाती सब कुछ पहले ही, तो इस थ्योरी का पीछा छोड़ देना बेहतर है। सेकंड डार्क थ्योरी यह है कि प्रभेंदु की हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली थी, और यह है मेरी थ्योरी। माया के आने से जो कुछ भी उसकी लाइफ संवर रही थी वो इसलिए क्योंकि उसका भी आखिरी टाइम आ चुका था। आपको याद होगा जब साध्या की पार्टी में से दोनों आ रहे थे तब प्रभेंदु कार से बाहर निकलते हुए मरने से बचा था। एक कार उसे कुचलने से बच गई थी, और हमें पता है कि सेम तरीके से माया की मौत हुई थी। साथ में ये भी पता है कि माया चीजों को मूव कर सकती है। जैसे उसने स्कूटी को मूव करके साइड करा था, क्या पता सेम वैसे उसी ने ही कार को मूव करके साइड करा हो, जिससे प्रभेंदु की जान बच गई, वरना वो भी सेम माया की तरह ही मारा जाता। और जाने से पहले उसके सारे रिश्ते सुधर रहे थे, चाहे पिताजी के साथ हो, या बॉलीवुड में काम करने का सपना हो, या एक बार प्यार फील करना हो जो उसने उसी रात फील किया था साध्या के गले लग के। यानी साध्या की किस्मत में एक और हार्ट ब्रेक था। इसे कहते हैं थ्योरी। ये असल में माया का टेस्ट था। वो प्रभेंदु से प्यार करने लगी थी, मगर कैसे वाला प्यार, वही तो टेस्ट था। चाहती तो प्रभेंदु को मरने देती और वो भी उसकी तरह भूत बन जाता, फिर उसके साथ भटकती रहती मुक्ति की इच्छा छोड़कर। लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि उसका प्यार सेल्फिश नहीं था। उसने प्रभेंदु की जान बचाई उसी स्पेशल पावर से जो उसे मिली हुई थी, और ऐसा करने के बाद ही उसे अपने बारे में सब कुछ याद आया, यानी टेस्ट में पास होने के बाद। जिसकी भी ये माया है वो कई तरह से ताने बुनता है, भले ही जिंदा लोगों के लिए हो या फिर मरने के बाद भी। मानते हो फिर थ्योरी? कॉपीराइट है इस पे मेरा। ऐसे दिमाग चकराने वाली थ्योरीज अगर आप पसंद करते हो तो मेरी ये बड़ी वीडियोस जरूर देखा करो। मूवी के बारे में बहुत बात कर ली, आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि ये बड़ी होलसम मूवी है। ऐसी होगी ये सोचा नहीं था, पर मलयालम सिनेमा सच में तरक्की पे है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये वीडियो कैसी लगी वो तो बता के ही जाना। पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को हाइप करना, और ऐसे डिटेल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रेड सब्सक्राइब बटन लेवेंडर तो नहीं हो पाएगा, पर जो भी बनता है बना दो। ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वो भी जरूरी है। बाकी मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।